आप हमारे सामने हैं क्षितिज नौरंग और लोरमी के रहने वाले हैं और एचएनएलयू से 2020 का बैच है इनका। फर्स्ट अटेम्प्ट इन्होंने लास्ट ईयर दिया था, ठीक है, पर उसमें वो क्वालिफाई नहीं हो पाए थे। इंटरव्यू दिया था उसमें, सेकंड था फर्स्ट था वो फर्स्ट था ना। और ये वाला जो अटेम्प्ट है इन्होंने फिर जो है क्वालिफाई किया और रैंक भी इनकी बहुत अच्छी लगी, 16th रैंक। तो हमारी संस्था की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। 16 ही है ना? नहीं, मैं भूल रहा हूँ क्योंकि क्या है, क्षितिज के साथ बहुत अनौपचारिक रिलेशन है। मतलब हमारा स्टूडेंट और टीचर के अलावा भी जो है एक फ्रेंडली रिलेशन है, जिसको क्षितिज ज़्यादा बेहतर ढंग से बता पाएगा। तो लास्ट ईयर का मैं आपको जो है एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब इंटरव्यू दे रहे थे तो मैंने कहा था कि अगर आपका मेंस ठीक है तो इंटरव्यू में इनको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। और इस बार तो कोई ऐसा था, डाउट ही नहीं था क्यों हमारी बातों में कि इसका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। बाकी हाँ, ये कि काफ़ी मेहनती है और लेबोरियस होने के साथ साथ अपडेटेड है। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो अपडेटेड कम होते हैं, तो ये मेहनती भी है और लेबोरियस और अपडेटेड है। और सबसे बड़ी बात है, ईमानदार है। जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है स्टूडेंट के लिए वो होता है ऑनेस्टी। ईमानदार है। मैंने पिछले 2-3 सालों से, जब से मैं क्षितिज के टच में रहा हूँ, तो हर एक चीज़ मैंने देखी है कि जो किया है, जो बोला है, उसको उसने प्रॉम्प्टली किया है। इनके पापा जी से भी मेरी बात हुई है कई बार फ़ोन में, मम्मी जी से बात है। दोनों टीचर हैं, पापा जी भी टीचर है ना, फार्मर है, मम्मी टीचर है ना, मम्मी टीचर है, ठीक। तो उनसे भी बात हुई है, तो बहुत सारी मान्यताएं भी हुई हैं। फाइनली 2023 में जो है इन्होंने छत्तीसगढ़ सिविल जज जो है पास किया। तो क्षितिज को सबकी तरफ से, संस्था की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है। तो माता पिता का सम्मान जो है हमने जो है उस दिन कार्यक्रम में कर दिया, आज सम्मान की कड़ी है। तो मैं संस्था की तरफ से जो है क्षितिज को सम्मानित करता हूँ। तो मैं जो है क्षितिज को आपके सामने अपने अनुभव को साझा करने के लिए बुलाता हूँ। और कैसा रहा इसका सफ़र, अप एंड डाउन, ठीक है, क्या समस्या आई, ये सारी चीज़ें जो है आपके साथ करते हैं। और आप लोगों को अगर कुछ प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। मैं अंदर बैठता हूँ ना जी। गुड इवनिंग टू ऑल। आवाज़ आ रही है ना? तो ज़्यादा तो बोर नहीं करूँगा। मैं अपना एजुकेशन बचपन से ऐसा रहा है कि मैं थोड़ा एक ब्राइट स्टूडेंट रहा हूँ। और इस्लाम से परिवार वाले या फिर आसपास के समाज वाले सब बहुत बढ़ा चढ़ा देते हैं कि अरे बहुत अच्छा करेगा, तो एक प्रेशर बहुत आ जाता है, अच्छे रहो अगर पढ़ाई में बचपन में कुछ अच्छा कर ले तो। नवोदय विद्यालय मल्हार से मैंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट की। उसके बाद फिर मैं हिदायतुल्ला से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। उसके बाद से मैं सर के साथ जुड़ा हुआ हूँ। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा मेंस के टाइम पे कुछ नंबर से रह गया। मेंस मतलब मैं इंटरव्यू तो दिया, लेकिन मेंस में मेरा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, क्योंकि एक तो ट्रांसलेशन छूट गया था मेरे से, और फिर कुछ मैंने भी फंडामेंटल मिस्टेक्स किए थे, इस वजह से रह गया था मेरा। थ्रू आउट द टाइम एक चीज़ जो कांस्टेंट रहा वो रहा है नितिन सर का सपोर्ट। माँ बाप का आशीर्वाद सभी के साथ रहता है, लेकिन अगर टीचर का आशीर्वाद सही तरीके से मिल जाए तो सफलता वही लेके जाती है। और मैं बाकी सब के साथ तो नहीं जानता, बट नितिन सर एक ऐसे पर्सनालिटी रहे हैं मेरे लाइफ में जो एनी टाइम मेरे डाउट्स क्लियर करना हो या फिर
अगर मेरे को डाउन फील हो रहा है, जैसे कि मेरा था कि मैं फाइनेंशियली बहुत अच्छे फैमिली से नहीं हूँ, तो एक था कि इस अटेम्प्ट के बाद हो गया सर, अब मैं नहीं दूंगा आगे, मैं एक अटेम्प्ट में ही, मेरे को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करना है, ऐसा एक अंदर था। लेकिन फिर नितिन सर ने समझाया मुझे कि नहीं, समय दो, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे पहले अटेम्प्ट में जब हमारा नितिन सर से बात हुआ था मेरा, तो इंटरव्यू के जस्ट बाद में नितिन सर से आके मिला था। और मेंस के बाद भी, मेंस के कंप्लीट हो जाने के बाद मेंस मेरा अच्छा नहीं गया था, तो मैं नितिन सर से 2-3 दिनों तक मिला भी नहीं था। तो नितिन सर की थोड़ी सी नाराज़गी थी। फिर मैंने उनको क्लियर किया कि सर मेरा अच्छा नहीं गया था, तो बोले कि ठीक है, तुम्हारे इंटरव्यू कॉल आ जाएगा। जैसा मैंने अपना बताया कि ऐसा ऐसा गया सर मेरा पेपर, तो वहाँ से मेरे को एक कॉन्फिडेंस आया कि मतलब मैं कर सकता हूँ बोल के। उससे पहले क्योंकि मेंस का पेपर जब मैं दे के निकला था फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो मैं काइंड ऑफ डिप्रेशन में था कि नहीं होगा। मैं वहीं से एक माइंडसेट बना के निकल गया था। वो नितिन सर थे जिन्होंने मेरे को मोटिवेट किया थ्रू आउट द टाइम और हरदम सपोर्ट करते रहे। और बोलूँ तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कंसिस्टेंट रहना। मैंने जो अपने जर्नी में सीखा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप अगर टाइम, ज़रूरी नहीं है कि कोई इंसान 14 घंटा या 15 घंटा पढ़ाई कर रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। मुझे लगता है कि अगर आप 7 घंटे भी दे रहे हो, लेकिन 7 घंटे 365 दिन दो पूरे, मतलब वो चीज़ चूक नहीं होना चाहिए। आप अपना बाकी रूटीन ऊपर नीचे कर लीजिए, लेकिन जो पढ़ाई का रूटीन है, आपका डेली का टारगेट, और 7 घंटे आपको पढ़ाई करना है, तो 7 घंटे डेली पढ़ाई कीजिए। अगर ये डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं तो मेरे को नहीं लगता है कि कुछ चीज़ आपको रोक सकता है। आप डेफिनेटली सफलता मिलेगी आप लोगों को। बाकी तो यही बोलना चाहूँगा। कुछ सवाल है तो पूछ लीजिए। आप ये बताओ, जैसे अभी 2 महीने बाद प्री का एग्जाम है, तो जब भी होगा आपकी क्या स्ट्रेटजी होगी? अगर आप अभी प्री दे रहे हो, मतलब अगर आप भी देते तो आपका क्या स्ट्रेटजी होगा? जैसे कि मेरे टाइम पे तो जीके नहीं था, तो सबसे बड़ा रिलीफ था। तो अभी जीके आ गया, तो मैं जीके के बारे में ज़बरदस्ती की एडवाइस नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे को कोई आइडिया नहीं है। जहाँ तक लॉ की बात किया जाए, जब मैं अपने टाइम पे प्रिपरेशन कर रहा था, तब मैं एक थोरोली स्टडी कर चुका था डेट आने से पहले। मतलब मेरा एक रीडिंग हो चुका था, मैंने अपने नोट्स रेडी कर लिए थे। और नोट्स रेडी करने के बाद सबसे पहले मैं गया था सेक्शन रटने में, क्योंकि मेरे को रटने का आदत नहीं था बचपन से। तो रटने के पीछे मैं बहुत गया, और शुरुआत के कुछ दिन मैंने इंपॉर्टेंट सेक्शंस पूरे रटे। मतलब 20 दिन लगभग मैं पूरे इंपॉर्टेंट सेक्शन रटता रहा डेली, और उसके साथ साथ जो अपना स्टडी करना है वो करता रहा। तो एक बार जैसे सेक्शन याद हो जाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं सेक्शन के साथ लिंक करते हुए आपको पूरा सेक्शन के एक एक चीज़ याद आ जाते हैं। तो वो चीज़ बहुत हेल्प करता है। तो बाकी लोग क्या सजेस्ट करते हैं मैं नहीं जानता। अगर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट सेक्शंस तो पता होने चाहिए, और अगर वो पता रहेंगे तो आपको बाकी अंदर की चीज़ें ऑटोमेटिक याद आते जाती है। तो और साथ में जो नोट्स रेडी किए हुए हैं, उससे जितना रिवाइज कर सकते हैं उतना कीजिए। और मैं ग्रुप डिस्कशन पे बहुत बिलीव करता हूँ। पिछले बैच में भी 4-5 लोग थे मेरे फ्रेंड सर्कल में, जिसमें सभी का हो गया मैं ही रुक गया था। तो सब क्लॉज 1-2 क्वेश्चन आएंगे, उतना रटने को वो भी अपन गेसिंग पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके तुक्का तो लगा सकते हैं, माइनस मार्किंग नहीं होता है। तो बेसिकली आपको मेन सेक्शंस याद होने चाहिए। जैसे सीआरपीसी के अंदर मान लीजिए कि अपने उस टाइम कितने 400 के आसपास सेक्शंस थे, 484 थे। तो 484 में कम से कम 250 सेक्शन ऐसे थे जो याद होने चाहिए थे, उससे ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे जो मेजर सब्जेक्ट हैं उसमें थोड़े ज़्यादा सेक्शंस हैं, माइनर सब्जेक्ट्स में भी ऐसे कुछ जो इंपॉर्टेंट सेक्शन जो आपको फील हो रहे हैं, या फिर नितिन सर जब पढ़ाते हैं तो उसी टाइम ही वो इंपॉर्टेंट सेक्शन कहीं ना कहीं टिक लगवा देते हैं। अगर आप ध्यान से क्लास में दें, वो तो ऐसे तो बताएंगे नहीं कि ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, लेकिन पढ़ाने के तरीके से समझ में आ जाता है कि ये सेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उनको रट लीजिए तो आपको बहुत हेल्प होगा। और ग्रुप स्टडी कीजिए। हाँ, हो जाएगा। जैसे एमसीक्यू जैसे टिक भी लगाते हैं ना, तो सबका अपना अपना तरीका होता है। जैसे मैं फॉलो अप करता था, कोई किताब ले ली, अब उसमें एमसीक्यू लगा रहे हैं तो जनरली क्या करते हैं, अपन ऐसे लगा लेते हैं, उसके बाद आंसर देखते हैं। मेरा वैसा नहीं था। मैं एक क्वेश्चन देखा तो उसका आंसर अपने मन में रख लेता था कि ये इस क्वेश्चन का ये आंसर है, और फिर मैं तुरंत चेक करता था उस क्वेश्चन का आंसर। तो अगर वो करेक्ट हो गया तो फिर मैं उसको स्किप कर देता था,
और अगर वो इनकरेक्ट रहा तो उसमें मैं कोई मार्क लगा देता, जैसे सर्कल कर देना या कुछ भी। तो एक राउंड मेरा ऐसे कंप्लीट हो जाता। फिर सेकेंड राउंड में मैं जो मेरा करेक्ट हुआ वो क्वेश्चंस को नहीं देखता था, सेकेंड राउंड में उन्हीं क्वेश्चंस को देखता था जो मेरा मार्क क्वेश्चंस है। तो इससे अपना फास्ट भी हो जाता है और अपन बहुत ईजिली कर लेते हैं। और जैसे मैं ग्रुप स्टडी की बात किया ना, तो सेक्शन याद करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, आप एक दूसरे से पूछिए। आप एक पार्टनर बना सकते हैं, उससे रैंडमली सेक्शंस पूछिए कि ये वाला कहाँ पर दिया हुआ है, ये सेक्शन में क्या है, इस ऐसा करके। तो उससे याद काफ़ी कॉन्फिडेंस भी आता है और याद भी रहता है। मेंस के बारे में अभी ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, मैं सजेस्ट करूँगा, मैं उसके लिए एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ। बट मेरा सजेशन है कि एक बार प्री क्लियर हो जाने के बाद इनफ टाइम रहता है। मेंस आप 3-4 महीने में प्रिपेयर, मिला तो है 1 साल, हाँ 3-4 महीना, लेकिन काफ़ी होता है अगर आप सिंसियरली कर रहे हैं। जैसे कि अगर दिन के आप 3 जजमेंट या 4 जजमेंट लिख रहे हैं तो आप 1 महीने में रेडी कर लेंगे। ट्रांसलेशन का भी से करते रहिए, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो सबको टफ पड़ता है। और अगर आपको रैंकिंग चाहिए तो ट्रांसलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। ट्रांसलेशन बेयर जब रीड कर रहे हो तो दोनों लैंग्वेज में रीड कीजिए, वही एक आइडिया। और वर्ड मीनिंग बनाते रहिए, डेली 2-4 वर्ड्स रटते रहिए, वही एक सॉल्यूशन है। मेंस के लिए जजमेंट राइटिंग जब आएगा तो उसका एक ही सॉल्यूशन, हार्ड वर्क। मेरी स्ट्रेटेजी हुआ करती थी कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट जब दिया तो मैं बहुत ज़्यादा जजमेंट राइटिंग में फोकस, मतलब ऐसा था कि मेरे को बहुत अच्छा करना होता था, कि ऐसा मेरे को था कि खुद इतना अच्छा कर दूं कि मेरा अगर ट्रांसलेशन पूरा ख़राब हो जाए तो सिर्फ जजमेंट राइटिंग के बेसिस पे मेरा हो जाए। और मैं उस चक्कर में बहुत कॉम्प्लेक्स कर दिया अपना जजमेंट राइटिंग, जो कि मेरा बहुत गंदा डिसीजन था। मुझे लगता है कि सिंपल रखिए अपना जजमेंट, और सिंपल और ईजी वे पे लिखे। और नितिन सर, जैसे कि एक मैं सलाह दूंगा, बहुत लोगों को, मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत लोग जैसे यहाँ कोचिंग कर ले और दूसरे जगह कोचिंग कर ले, उसमें कन्फ्यूज़न बहुत क्रिएट होता है। अगर आप किसी को गुरु माने हो तो फिर अंत तक उनका उंगली पकड़ कर चलिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। जैसे ही आप गुरु चेंज किया, आप कंफ्यूज हो सकते हैं, किसी को सफलता भी मिल जाती है लेकिन कंफ्यूज होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो जैसे मैं यहाँ से कोचिंग किया हुआ था, मैं कहीं और दूसरे जगह कोचिंग नहीं किया हूँ, सिर्फ नितिन सर के ही स्टेप्स को मैं फॉलो किया हूँ। और जैसे कि एक को अगर किसी का मान रहे हो कि हाँ ये जो डायरेक्शन दे रहे हैं मेरे को उसी डायरेक्शन पे जाना है, तो ब्लाइंडली उसको थोड़ा ट्रस्ट करते हुए चलेंगे तो सफलता डेफिनेटली मिलेगी। तो जो भी नितिन सर बताएंगे या फिर जो भी आपको लगता है, तो जब आप एक पैटर्न पकड़ लेंगे उस पैटर्न पे स्टक करके रहिए। और सबसे अच्छी चीज़ है कि जैसे कि नितिन सर ने जैसे कहा कि मेरा और नितिन सर का टीचर और स्टूडेंट के साथ भी ऐसा रिलेशन था। तो नितिन सर इतने स्वीट आदमी है ना, मैं बता रहा हूँ कि जैसे कि आप लोग एज अ टीचर भी कुछ कर रहे हैं, मतलब एज अ स्टूडेंट कुछ चेक करा रहे हैं, तो सर तो चेक करके बताते हैं, सबको रिव्यू देते हैं जजमेंट राइटिंग करने के बाद। पर्सनली भी जाके पूछेंगे ना तो गाइड करते हैं। जो कि लोग घबराते हैं, उनके पास जाइए, आप उनसे पूछिए कि सर ये मैं जजमेंट लिखा है, ये मैंने 2 जजमेंट लिखा, प्लीज़ चेक करके मेरे को एक बार रिव्यू दे दीजिए। वो इतने एक्सपीरियंस है कि उनको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, वो आपका जजमेंट थोड़ा ही देर में 5-7 मिनट में पढ़ के आपको रिव्यू दे देंगे। और उनको रिव्यू को सुनिए और उसके बाद उसको इम्प्रूव कीजिए और फिर दोबारा जाइए, तो वहाँ पर बहुत मदद मिलती है। तो ऐसा कर सकते हैं आप लोग। इंटरव्यू इस बार मेरा काफ़ी अच्छा रहा, मेरे को मेरे हिसाब से जिस दिन मेरा था, मेरे को जहाँ तक आइडिया, उस दिन मेरा हाईएस्ट मार्क्स था, पता नहीं कैसे मिल गया। लेकिन इंटरव्यू मेरे चारों तरफ से, मेरा एविडेंस एक्ट पे काफ़ी क्वेश्चंस था, कि लॉ वाले क्वेश्चंस भी। जैसे मेरे यहाँ मेरा जिस दिन इंटरव्यू था उस दिन एक IAS ऑफिसर बैठे हुए थे, एक IPS ऑफिसर बैठे हुए थे, चंद्रवंशी सर थे, जस्टिस चंद्रवंशी सर, और उइके मैम थी। तो उइके मैम ने तो पहले तो मेरा नाम वाम का मीनिंग वगैरह पूछा, जो यूनिक नेम है तो, और उसके बाद फिर मेरी हॉबी जूडो खेलना है, तो जूडो पे मेरे काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे कि जूडो कैसा टाइप का गेम होता है, क्या प्रॉफिट्स हैं उसके, उस टाइप के कोई दूसरे गेम, उससे रिलेटेड प्लेयर्स के नाम, और उसकी क्या वैलिडिटी है अभी, मतलब क्या वैल्यूज़ हैं हमारे लाइफ में, उसके प्लेयर्स, इंडिया की क्या स्थिति है जूडो पे, ओलंपिक्स पे क्या होता है, कहाँ से ओरिजिन हुआ, ये सब जूडो पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए मेरे को। उसके अलावा दूसरा क्वेश्चंस मेरे से एविडेंस से काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे। एविडेंस एक्ट पे बोला जाए लगभग जो भी आप गेसिंग कर सकते हैं ना ऊपर से, वो सारे क्वेश्चन थे। प्ले ऑफ एलिबाई, रेस जेस्चर, डाइंग डिक्लेरेशन, प्राइमरी एविडेंस, सेकेंडरी एविडेंस और स्टॉपेल वगैरह, तो काफ़ी सारे में प्रिजम्पशन, सेल्फ प्रिजम्पशन। तो ये जो अभी जो आप प्री में कर रहे हैं ना, ये बहुत मदद करती है इंटरव्यू के टाइम पे। अगर अभी आपको सेक्शंस बाय हार्ट हैं तो इंटरव्यू पे आप फोड़ेंगे डेफिनेटली, तो वहाँ पर एक मदद मिलती है।
उसके अलावा सर लोग छत्तीसगढ़ से भी कुछ कुछ क्वेश्चन थे, जैसे कि मैं गिरौदपुरी के बारे में था क्वेश्चंस, मुंगेली जिला के बारे में था, और क्या बोलते हैं टाइगर रिजर्व वगैरह है उसके बारे में था। और डिपार्टमेंट से जैसे पुलिस वाले बैठे हुए थे तो वो बैलिस्टिक रिपोर्ट और वो गन वन के बारे में, तो ये सब भी जो जनरल पूछ सकते थे वो सारा चीज़ कुछ पूछा गया। जैसे लगभग 30-35 क्वेश्चन पूछा गया था, तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे। 25 मिनट लगभग चला था मेरा इंटरव्यू। जैसे आप कोई एक एग्जाम देने जाते हैं पार्ट टाइम के लिए, तो वहाँ क्वेश्चन आते हैं तो कभी कॉन्फिडेंस रहते हैं, थोड़ी देर बाद आपके एविडेंस आ जाएगी, जैसे आती है मतलब चेंज होते रहते हैं, जैसे भी कॉल हो पाता है। हाँ, हो जाता है। सबसे पहले ज़रूरी बात है कि बहुत लोगों के साथ ये मिस्टेक होता है कि पैनिक बहुत करते हैं। अगर एग्ज़ाम क्लियर करना है तो सबसे पहले माइंडसेट कर लो कि अपने को कॉन्फिडेंट रहना है। जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहेंगे उतना अच्छे से दिमाग काम करता है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना बट तो जैसे कि एग्ज़ाम देने जाते हैं तो सबका एक एग्ज़ाम सॉल्व करने का पैटर्न रहता है। जैसे मेरा पैटर्न हुआ करता था, मैं कभी भी उस क्वेश्चन पे नहीं अटकता जो क्वेश्चन मेरे से नहीं बन रहा होता, क्योंकि एक बार में कभी सारे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। तो यूजुअली मेरा रहता था कि 2 घंटे, अपने पास टाइम बाउंडेशन तो रहता नहीं है, 2 घंटे काफ़ी इनफ टाइम होते हैं। तो जैसे मैं एक राउंड पूरा कर लेता था, एक राउंड जैसे पहला क्वेश्चन से मैं लास्ट क्वेश्चन तक पूरा रीड किया और जिसमें 100% मैं श्योर हूँ कि इसका यही आंसर, उसको मैं पूरा एक राउंड में टिक लगा लेता था। फिर सेकेंड राउंड करता था वो क्वेश्चन को जिसमें मैं 80-90% श्योर हूँ। तो मेरा लगभग 1 घंटे में ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता था, 1 घंटे 10 मिनट में। फिर लास्ट का जो 40-50 मिनट बच गया, तो उसमें फिर जो क्वेश्चन, जो 10-15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन जो नहीं बैठ रहे हैं, उस पर फिर दिमाग लगाओ और उस पर फिर सोच के बैठ दो और फिर वो लास्ट मोमेंट तक बनाओ उसको। फिर तो ये स्ट्रेटेजी मैं फॉलो करता था, तो मेरे को कभी ना टाइम की कमी लगी और ना ज़्यादा हार्डशिप लगा कि नहीं बन रहा है या कंफ्यूज हो रहा हूँ ऐसे करके। हाँ, वैसे पार्ट में रहते हैं। हाँ, ऐसे ही रहता है। तो वो एक फ्लो में जाता है, कभी कभी मिक्स भी कर देते हैं, लेकिन मोस्टली पार्ट में रहता है। और पीएससी का पैटर्न अनप्रेडिक्टेबल है, तो बहुत ज़्यादा होप लगा के मत जाइएगा, कुछ भी हो सकता है। तो अपने, और सबसे पहली बात, ओपन माइंड से जाइएगा। लोग बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं एग्ज़ाम में जाने से पहले कि अरे क्या होगा, कौन सा क्वेश्चन आएगा। अगर आप रिलैक्स होके जा रहे हैं और आप जाके बैठते हैं तो अपने दिमाग को पूरा खाली रखिए, ब्लैंक। जैसे क्वेश्चन आता है तो उसी के साथ आपका दिमाग वर्क करना स्टार्ट करे, कि अपने दिमाग में पहले से क्वेश्चंस ना चलता रहे कि ये क्वेश्चन आ सकता है क्या, वो क्वेश्चन। आप क्वेश्चन पढ़ो तभी आपका दिमाग काम करके उसको रिस्पॉन्ड करे कि इसका ये आंसर है। तो ब्लैंक होके जाइए, सबसे अच्छी चीज़ है। किसके लिए? मैं परीक्षा मंथन करके थी और एक सिंगल्स, मैं दोनों फॉलो अप किया हूँ। और सर ने जो जितने भी टेस्ट सीरीज़ वगैरह लेते हैं भाई, बहुत तो डिसिप्लिन के साथ सारे टेस्ट सीरीज़ दीजिए, बहुत मदद आता है उसमें से। मेंस के लिए बुक मैं बहुत ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगा। रॉबिनजीत आप पढ़ने के लिए कर सकते हैं, और 1-2 किताबें हैं जिसको जो अच्छा लग जाए। जैसे हिंदी वालों को कुछ और अच्छा लगता होगा, मैं इंग्लिश मीडियम वाला हूँ तो मैं इंग्लिश में लिखता था, लेकिन बुक से मैं पर्सनली सजेस्ट करूँगा, बुक तो मतलब देखना भी मत शुरू के कुछ दिन। मतलब जब आपकी जजमेंट राइटिंग बनाना स्टार्ट कर और उसके बाद आपको लगता है कि मेरे को थोड़ा सा गाइडेंस की ज़रूरत है, तब भले ही देख सकते हैं। अदरवाइज जो क्लास में पढ़ा रहे हैं ना, अगर आपको, मैं अपनी जजमेंट, बहुत लोग ये भी करते हैं कि एक दूसरे का जजमेंट राइटिंग मांगते हैं। वो बहुत, जब तक आप अपना जजमेंट राइटिंग पूरा कंप्लीट नहीं बना लेते हैं तब तक दूसरे का जजमेंट राइटिंग मत देखना, चाहे वो टॉपर हो चाहे कुछ भी हो। सबसे पहले आप अपने दिमाग से अपने अकॉर्डिंगली जो आपको सबसे बेस्ट लगता है उसका जजमेंट राइटिंग बना लीजिए, एक बार चेक करा लीजिए, एक बार रिव्यू ले लीजिए। अगर उसमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और आपसे इम्प्रूव खुद से नहीं हो रहा है, तब फिर दूसरे के जजमेंट राइटिंग का रेफरेंस लीजिए। अदरवाइज कोशिश करिए कि खुद से, क्योंकि एक बार आपको अगर कोई सेट पैटर्न दिखा दिया गया कि इस पैटर्न में आप जजमेंट राइटिंग बनाओ, आपका दिमाग उसी एरिया पे बन जाता है। तो उससे हम लोग बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते। और दूसरा चीज़, रीडिंग करते रहिए, सबसे अच्छी हैबिट है। आप रीडिंग करते रहेंगे, अगर किताबें पढ़ेंगे, लॉ की किताबें, तो आपकी जजमेंट राइटिंग अच्छी हो जाती है, उससे फ़ायदा मिलता है। हाँ, जो मेंस में बहुत ज़्यादा सेक्शंस नहीं रहते हैं, एक सेट ऑफ सेक्शंस ही आएंगे। जैसे आईपीसी के रहेंगे, थोड़े बहुत एविडेंस के रहेंगे, और सीपीसी के थोड़े बहुत रहेंगे। ऐसे कुछ सेट ऑफ सेक्शंस रहते हैं
उन्हीं सेक्शंस को रट लेना है, और एक बार रटा गया तो मेंस में फिर आपको टेक्स्ट बुक बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना पड़ेगा। जहाँ पर आप फंस गए वहाँ पर, और सबको ज़्यादा दिक्कत होता है सिविल जजमेंट में, और मेरी सिविल जजमेंट अच्छी थी किस्मत से। तो सिविल जजमेंट में मैं सजेस्ट करूँगा कि जितनी ज़्यादा आप लोग किताबें पढ़ेंगे, सिविल की किताबें या जजमेंट्स वगैरह, तो आपका ऑटोमेटिक सिविल जजमेंट अच्छा हो जाएगा। सिविल जजमेंट में लॉ ही लिखना रहता है, लॉजिक लगाना रहता है क्रिमिनल जजमेंट में। तो सिविल जजमेंट में आपकी लॉ जितनी अच्छी है उतनी अच्छा आपकी जजमेंट रहेगी। अच्छा, जैसे अभी हम लोग का एग्जाम आएगा 2-3 नवंबर को, और हम लोग अभी भी ज्वाइन किए तो सब्जेक्ट लेके हम, तो उस सिचुएशन में कैसे तैयारी करें? अभी हमारे पास कम समय है, तो क्या 3 सब्जेक्ट जीके का तो मैं वही बोला ना, जीके को मेरे को पर्सनली सच में बताऊं, मैं गलत डायरेक्शन में नहीं जाऊंगा, मेरे को आइडिया नहीं है तो नहीं है। लॉ का जैसे कि मैं ये बोल सकता हूँ कि अभी जो क्रैश कोर्स चल रहा है, क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, और क्रैश कोर्स के हिसाब से जैसे क्योंकि वो क्रैश कोर्स में एक टाइम टेबल सेट है, उस पैटर्न में आपको कंप्लीट करना है। तो जैसे मान लीजिए कि आज आपका एविडेंस एक्ट है 2 दिन या 3 दिन में कंप्लीट हो रहा है एक, मान लीजिए, तो उस 2-3 दिन में आप पहले रीड करके आइए, ताकि यहाँ की जो क्लास रहे वो आपकी रिवीजन क्लास की तरह, ना कि आप पहली बार पढ़ रहे हैं। तो आप ये आज जैसे 100 सेक्शन कर रहे हैं ना, तो आप थोड़ा सा, आपको अगर पहली बार पढ़ाई कर रहे हैं तो थोड़ा सा तो लगेगा, और तो क्रैश कोर्स का जैसे कि रीड करके आएंगे तो आपको वो चीज़ रिवीजन जैसे लगेगा, उसके बाद फिर जाके एक बार और रीड, तो 3 बार जैसे रीड कर लेते हैं ना तो फिर वो बैठ जाता है, फिर उससे ज़्यादा नहीं लगता है। तो आप उस पैटर्न को, और साथ में सबसे अच्छा तरीका होता है जैसे कुछ भी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो MCQ लगाते रहिए। जैसे मान लीजिए आज एविडेंस पढ़ा है, 100 सेक्शन पढ़ा है, तो 100 सेक्शन के चैप्टर वाइज आते हैं कई ठो MCQs के किताबें और कई आती हैं, तो उन सबको उसी अकॉर्डिंगली आप टिक लगाते रहिए। तो जैसे MCQs लगाते रहेंगे ना तो दिमाग में बैठता भी रहता है, तो ये एक तरीका फॉलो अप कर सकते हैं। अच्छा, जैसे मोस्टली बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि इंडेक्स वगैरह को भी काफ़ी मतलब पढ़ते रहना चाहिए, इंडेक्स को पूरा रट लीजिए, तो ये कितना हेल्पफुल है? अगर इंडेक्स जैसे कि पिछले साल का जैसे हम लोग के टाइम का प्री था, वो काफ़ी ज़्यादा इंडेक्स बेस्ड था, लेकिन उससे पहले का प्री देखा जाए तो वो 2022 वाला जिसमें मैं इंटरव्यू गया था, वो वाला एकदम इंडेक्स बेस्ड नहीं था, उसमें काफ़ी डीप क्वेश्चन आए हुए थे, वो टफ था थोड़ा सा। तो पैटर्न का प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन इंडेक्स के लिए जैसे कि मेरे को बहुत लोग सजेस्ट किए थे और मैं वो फॉलो के, चार्ट वगैरह आते हैं इंडेक्स के, वो लगा लीजिए रूम पे, और आपको जैसे जब भी समय मिल रहा है सोने से पहले या वो, तो उस टाइम रीड करते रहिए। हम मन कर रहा है तो ऐसे ही 100 सेक्शन अपना रीड कर लिए, थोरोली रीड कीजिए, वो रीड करते करते ही आपको याद हो जाएगा। तो ये एक इंडेक्स पढ़ने का फ़ायदा तो होता है डेफिनेटली, और मैं ये सजेस्ट करूँगा कि सारा सेक्शन रटने में मत जाइए, क्योंकि अगर आप एक्सेप्शनली इंटेलिजेंट हैं तो डेफिनेटली आपको सारा सेक्शन याद हो सकता है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं याद होता है, लेकिन मोस्टली जो अगर एवरेज स्टूडेंट हैं मेरे जैसे, तो आपको सारा सेक्शन याद तो नहीं होगा। तो डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं चाहिए कि मेरे को पूरे सारे सेक्शंस ही याद करने हैं। आप स्टक कीजिए कि वो सेट ऑफ जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है पहले उनको याद कीजिए, उसके बाद आपके पास लगता है कि समय है तो उसके बाद दूसरे सेक्शंस को याद कीजिए। और कोई मैं इंडेक्स बेस्ड नोट बनाया था। मेरा क्या था कि मेरे को किसी की राइटिंग पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है, तो मैं प्रिपेयर्ड था कि मेरे को करना है, क्योंकि जैसे ही मैं 2020 में पास आउट किया, 1 साल तो मैं प्रैक्टिस वगैरह करने चला गया था, कोलकाता में मैं जॉब कर रहा था, तो उसी दौरान मैं रात में 1-1 डेढ़ घंटा बैठ के अपने नोट्स रेडी करता था। तो उस टाइम पे मैं पूरे टाइप करके अपने नोट्स बना लिए थे। जैसे इंडेक्स डाउनलोड कर लिया था इंटरनेट से, और जैसे मान लीजिए एक सेक्शन है तो उस सेक्शन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसको मैं उस सेक्शन के सामने लिख देता था। जैसे नितिन सर बताते हैं इंडेक्स बेस्ड नोट्स बनाने के लिए, वो नोट्स मैं टाइप करके बनाया था, बस समझ लीजिए वही नोट्स बनाया था, बस मैं टाइप करके बनाया था। तो एक था वो चीज़। और कोई सवाल? हो गया आई थिंक। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे से कीजिएगा। तो शिशिर ने अपने अनुभव को आपके साथ साझा किया और बहुत कुछ आप लोगों को सीखने को मिला। तो सबसे मुख्य बात होती है वो होती है ऑनेस्टी, ईमानदारी रखिए अपने साथ,
और समय जब आएगा तब आपका सिलेक्शन होगा ही होगा, पर उस समय तक जो है आपको अपनी ईमानदारी रखनी पड़ेगी। तो शिशिर ठीक है, क्षितिज को संस्था की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, उनके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक अच्छे न्यायाधीश के रूप में जाने जाएं छत्तीसगढ़ में। विश यू ऑल द बेस्ट शिशिर। बार बार शिशिर क्यों निकल रहा है? क्षितिज। विश यू ऑल द बेस्ट क्षितिज।